Namaste people and welcome to Vectorials X the Raw Life. This is your host Gaur Joshi and we are with Mr. Dhawlesh Chandrola aka Dhawlesh sir. And today is episode 2 of Voice Behind the Blackboard. And आज के सेशन का टाइटल है Student Teacher and Critical Tuning. तो इसमें we are going to talk about how is the relation between a teacher and a student and after that धवलेश सर की मन की बात जानेंगे. सो सर क्या लगता है आपको आज का एपिसोड 2 कैसा होने वाला है? बहुत अच्छा होने वाला है। आपके क्वेश्चंस बड़े इम्पैक्टफुल हैं। जी हाँ, मेरे क्वेश्चन बहुत इम्पैक्टफुल है क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च करी है। सो या तो सर पहले हम जानना चाहेंगे कि आपके और स्टूडेंट के बीच का एक रिलेशन कैसा है। तो उसके लिए मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या आप हमको कोई ऐसा मोमेंट या कोई स्टोरी बता सकते हैं जिसमें आपने किसी स्टूडेंट की जर्नी से आप बहुत इंस्पायर हुए हो या फिर उस स्टूडेंट ने आपको सिखाया हो? तो प्लीज शेयर। देखिए, ऐसे तो मेरी लाइफ में बहुत सारे स्टूडेंट्स रहे हैं जिनसे मैंने हमेशा ही कुछ ना कुछ सीखा है जी सर। और इनफैक्ट आज भी मैं सीख ही रहा हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि मैं स्टूडेंट से कुछ नहीं सीखता हूँ या स्टूडेंट्स को मैं उनका टीचर हूं तो वही मुझसे सीखेंगे, ये कहना बिल्कुल गलत है। थोड़ा सा अगर मैं थ्रोबैक करूं इस बात में तो मैं बताता हूं। पहले से जब हम पढ़ाते थे तो मैं कॉपी में, मैंने जैसे लास्ट क्लास में उसमें पॉडकास्ट में आपको बताया था कि पहले मैं कॉपी में पढ़ाता था। जी सर। फिर बच्चों ने कहा नहीं सर, चौक लाइए, बोर्ड लाइए, उसमें पढ़ाइए। तो वो बच्चों ने ही तो मुझे इंस्पायर किया। बच्चों ने मैंने उन्हीं की बातों से तो सीखा। जी सर। जी सर। फिर उन्होंने कहा, कुछ समय बाद जो थोड़े और समय बीता तो बच्चों ने कहा सर आप व्हाइट बोर्ड से पढ़ाइए, व्हाइट बोर्ड मार्कर। तो व्हाइट बोर्ड मार्कर स्टार्ट हुआ तो वो भी तो मैंने बच्चों से ही सीखा। फिर उन्होंने कहा नहीं सर, स्मार्ट बोर्ड, डिजिटल पैनल, ऑनलाइन क्लास। तो कदम कदम पर जब जब मुझे अपने आप को रिफाइनमेंट की आवश्यकता पड़ी है, तो मैं बाकियों का तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो मेरे को मेरे स्टूडेंट्स ने ही मेरे को और मेरी टेक्नोलॉजी को एक साथ अपलिफ्ट किया है। तो हाँ, मैं हमेशा ही अपने बच्चों से कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ। So, इनकी कहानी में स्टूडेंट्स आर अ वे ऑफ अपग्रेड, देन डेफिनेटली जनरेशन बढ़ रही है, थिंकिंग लेवल बढ़ रहा है, नई नई चीजें आ रही है मार्केट में। तो काइंड ऑफ हमारे सर और स्टूडेंट्स का रिश्ता ऐसा रहा है कि वो साथ मिलके आगे बढ़े हैं। स्टूडेंट अपनी पढ़ाई में सर की नॉलेज से और सर अपने पढ़ाने के स्टाइल में स्टूडेंट्स की नॉलेज से, जो एक बहुत अच्छी बात है जी। सो अब सर एक स्टूडेंट होता है, हर एक टीचर के कुछ मनपसंद बात होती है उस बच्चे में। तो अगर आपसे पूछूं कि ऐसी कौन सी क्वालिटीज है जो आपको अपने स्टूडेंट्स में अच्छी लगती है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, स्टूडेंट्स में कुछ बातें मुझे अच्छी भी लगती हैं और कुछ स्टूडेंट्स की कुछ बातें मुझे नहीं भी अच्छी लगती, तो मैं चाहता हूं कि वो उन चीजों को इम्प्रूव करें। यस सर। पहली चीज, जो बच्चा अपने माइंड में ये समझ ले कि मुझे अपने पेरेंट्स के लिए कुछ नाम करके दिखाना है। देखिए, पैसे के पीछे भागना एक अलग चीज है, पैसा कमाना हर किसी का मोटिव है, बिना पैसे के तो दुनिया चलेगी नहीं। लेकिन बिहाइंड द मनी अगर बच्चा ये सोचे कि मुझे सोसाइटी में कुछ नाम करना है अपने पेरेंट्स का, अपने रिश्तेदारों में, है ना, अपने नेबर्स के बीच में, हर माँ बाप की ये तमन्ना होती है कि उसका बच्चा उसका नाम कहीं ना कहीं आगे बढ़ाए पढ़ाई के फील्ड में। तो दो ही बच्चे मुझे बहुत एडमायर करते हैं, या दो ही बच्चे को मैं बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूं, दो क्वालिटीज को बच्चों की। एक वो बच्चा जो बहुत सिंसियर है, एक सिंसियरिटी, दूसरा पंक्चुअलिटी। बच्चा होशियार तो है लेकिन क्लास में आ ही नहीं रहा, बच्चा पढ़ ही नहीं रहा, और क्लास में बैठा है तो वो बाहर खिड़की से बाहर कभी कुछ कुछ कौवा देख रहा है, चिड़िया देख रहा है, छत को देख रहा है, पंखा देख रहा है। तो जितनी भी देर बच्चा मेरी क्लास में, किसी भी टीचर की क्लास में अगर वो जाता है, तो सबसे पहली बात कि वो अपना पूरा डेडिकेशन रखे क्लास में, सिंसियर रहे कि सर या मैम क्या पढ़ा रही हैं, मैं उसको पूरा गेन करूं। दूसरी चीज, वो अपने माइंड में ये रखे कि मुझे कहीं ना कहीं आगे चल के अपने पेरेंट्स को भी इस बात का अवार्ड मुझे अपने पेरेंट्स को करना है कि मैं अपनी लाइफ में क्या अचीव कर पाया। जो बच्चा अपने माँ बाप के बारे में सोचेगा वो अपने कैरियर के बारे में जरूर सोचेगा। डेफिनेटली। So the SP combo, sincere and punctuality. Nice sir. तो सर अब आपसे एक और क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ही एक तरह से मतलब अनोखा टाइप क्वेश्चन है, क्योंकि लोग कहते हैं, हम बच्चों को, हमारे मम्मी पापा कहते हैं कि हमारे टाइम पे हम कुछ ऐसा करते थे, हम हमारा स्कूल पहाड़ पे था तो हम इतना चल के जाते थे, हम इतना करते थे और हम बहुत डिसिप्लिन थे, तुम लोग तो डिसिप्लिन हो नहीं।
तुम ऐसा करते हो, तुम पढ़ाई ढंग से नहीं करते हो। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ऐसा क्या डिफरेंस है आज के बच्चों में और 10 साल पहले के बच्चों में, जो टीचर मतलब लोग इतना कंपेयर करते हैं, और फिर हाँ एक तरह से कंपेयर सही भी है, बट डिफरेंस तो आया है। वो क्या डिफरेंस है, आप क्या लगता है? बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है। पहले आज से 10 साल पहले की बात अगर मैं करूं, और आज के टीचिंग में भी डिफरेंस आया है और बच्चों की लर्निंग में भी बहुत चेंज आया है। जैसे अभी आपने बोला कि पुराने पेरेंट्स पहले बोलते थे कि पुराने जमाने में ऐसा होता था और आज ऐसा नहीं होता, तो 10 साल पहले भी पेरेंट्स वही बोलते थे। जी सर। ऐसा नहीं है कि 10 साल के पेरेंट्स, 10 साल कोई बहुत बड़ा गैप नहीं है। जी सर। तो 10 इयर्स पहले भी पेरेंट्स यही बोलते थे कि बेटा हमारे टाइम में इतनी दिक्कतें थी, हमारे टाइम में इतना एक्सपोजर नहीं था। सुविधाएं तो बच्चे को मिली हैं आज की डेट में, नो डाउट। पहले से बच्चे के पास इंटरनेट नहीं होता था, गूगल के बारे में पता नहीं था लोगों को, ईमेल नहीं होती थी, यूट्यूब नहीं था, तो बच्चा टोटली डिपेंडेंट रहता था अपने टीचर पर और अपनी बुक्स पर। जी सर। पहले वो टीचर से पढ़ता था, फिर उस चीज को वो बुक से क्लियर करता था, फिर बुक में उसको जो क्वेश्चन नहीं बनते थे, जो उसको डाउट होता था, फिर वो कॉन्सेप्ट या वो डाउट्स अपने टीचर से क्लियर करता था। जी सर, बिल्कुल। बच्चा टीचर डिपेंडेंट था। आजकल का बच्चा बहुत स्मार्ट है, वो टीचर डिपेंडेंट एक लिमिट तक तो है कि ठीक है आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा सर, हमको क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे, हमको सिखा देंगे ये टॉपिक, वो चीजें तो ठीक है, लेकिन बच्चा सिर्फ टीचर ओरिएंटेड नहीं रह गया, उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आजकल सबसे बड़ा ऑप्शन है इंटरनेट। जी सर, बिल्कुल। बच्चा इंटरनेट से, आपने जैसे मैं अगर कोई चीज पढ़ाऊं या कोई भी टीचर अगर कोई टॉपिक पढ़ा रहा है, तो वो टीचर उसको किस वे में पढ़ा रहा है, क्या उससे भी ज्यादा शॉर्टकट कोई टेक्निक है मार्केट में जिससे वो उस क्वेश्चन को हैंडल कर सकता है ना। तो ये चीजें तो आगे आई गई हैं। रही बात उसका दूसरा पॉइंट, रही बात पेरेंट्स की, कि सर पेरेंट्स बच्चों से ऐसे एक्सपेक्टेशंस करते थे, आजकल के पेरेंट्स की क्या एक्सपेक्टेशंस। देखिए पुराने जमाने की बातें अगर पेरेंट्स करते हैं तो मैं उन पेरेंट्स को भी यही राय देना चाहूंगा कि अननेसेसरी आप अपने जमाने की बातें या अपने पेरेंट्स के जमाने की बातें बच्चों के आगे, उनको मोटिवेट करने के तो कहें, लेकिन उनको डिमोरलाइज करने के लिए बातें नहीं करनी चाहिए हम लोगों ने। अब पुराने जमाने में क्या था कि लोग सुबह 5 बजे 4 बजे उठ के पढ़ते थे। बहुत से पेरेंट्स आज की डेट में भी कहते हैं कि बेटा सुबह उठ के पढ़ना चाहिए, है ना, सुबह 4 बजे उठ के पढ़ो। हमारे जमाने में तो हम सुबह 4 बजे उठ के पढ़ते थे। वो पुराने जमाने के लोग इसलिए 4 बजे उठ के पढ़ते थे क्योंकि लाइट नहीं थी लोगों के घर में। हाँ जी सर। दिन भर खेत में काम करते थे, गाय भैंस का उनको देखरेख करनी होती थी, तो वो थक जाते थे, रात को आते थे, खाते पीते थे, लाइट होती नहीं थी, लालटेन जला रहता था, वो 7 बजे सो जाते थे। अब 7 बजे जो आदमी सोएगा वो सुबह कितने बजे उठेगा आपके हिसाब से? वो 4 बजे उठ ही जाएगा ना, उठ जाएगा। और 4 बजे उठ के करेगा क्या? 4 बजे वो खेतों में जा नहीं सकता, नहीं जा सकता। गाय भैंसों को कोई जरूरत नहीं होती सुबह 4 बजे उठ के उनका काम करने की, तो वो बच्चा उस टाइम पे अपनी पढ़ाई करता था। हाँ जी सर। तो अगर ऐसा नहीं है, पुराने जमाने में अगर बच्चा सुबह उठ के पढ़ रहा है, तो आज के जमाने में भी बच्चा सुबह उठ के पढ़े तो भी उसकी पढ़ाई अच्छी होगी। इस चीज को फिलहाल मैं तो नहीं मानता, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मेरी थिंकिंग थोड़ी अलग है कि अगर देखिए हर किसी की अपना बॉडी टाइप होता है। हाँ, अगर उसकी बायोलॉजिकल साइकिल उसको अलाउ करती है कि वो रात के 9 बजे से सुबह के 2 बजे तक पढ़ सकता है, तो वो रात को समय निकाले, सुबह आराम से उठे। सुबह 8 बजे उठ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई बच्चे को रात को जल्दी नींद आती है, वो जल्दी सो जाए, सुबह जल्दी उठ जाए, वो अपना सुबह 4 बजे उठे, फ्रेश हो और 4:20 4:30 से पढ़ने बैठ जाए और सुबह 8 बजे तक का पढ़े या 7 बजे तक का पढ़े, उसके बाद अपने स्कूल चले जाए। हाँ सर, क्योंकि मैंने सुना एक जनरेशनल गैप नाम की चीज होती है। बिल्कुल। तो ये आपकी बायोलॉजिकल साइकिल को बहुत ज्यादा इंटरफेयर करती है। पहले लोग दूध भी तो ताजा पीते थे। हाँ। पहले लोग फर्टिलाइजर का खाना थोड़ी खाते थे। नहीं। अब तो बच्चे चाउमीन खा रहे हैं, मोमो खा रहे हैं, ये फास्ट फूड इतना चल रहा है, तो कहीं ना कहीं तो डेली लाइफ स्टाइल में चेंज आएगा। फिर भी बच्चा, देखिए अगर आपका बच्चा पढ़ता ही नहीं है तो बात अलग है, लेकिन अगर आपका बच्चा अपने अकॉर्डिंग टाइम स्लॉट सेट करता है कि मम्मी मैं पढ़ूंगी तो सही या पढ़ूंगा तो सही, लेकिन मैं रात को पढ़ूंगा, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता, तो थोड़ा सा उसको वॉच करिए कि वो सही बोल रहा है नहीं बोल रहा है, और उसको टाइम दीजिए। फिर अगर तब भी बच्चे, तब हम पेरेंट्स कह सकते हैं कि तुम नहीं कर रहे हो, बट अगर तब बच्चा कर रहा है अपने हिसाब से, तो हाँ, अगर बच्चा सुबह जल्दी ना उठ के रात को देर में बैठ के पढ़ के रिजल्ट ला के दे रहा है तो पढ़ने दीजिए, क्या प्रॉब्लम है? जी। तो ये डेफिनेटली हमने बहुत अच्छा जवाब दिया, क्योंकि स्टडी सिर्फ स्टडी की बात नहीं है। स्टडी का किसी को कौन कब सो रहा है, कब उठ रहा है, कैसा बढ़ रहा है, कितना फिजिकल वर्क कर रहा है, अपनी चीजें बच्चों पे थोपनी नहीं कि बेटा हम तो सुबह 2 घंटा सुबह पढ़ते थे, फिर 3 घंटा दिन में पढ़ते थे, फिर रात को घर का चूल्हा बर्तन करके उसके बाद फिर रात को हम 3 घंटा और पढ़ते थे। वो सब जमाना गया। अगर आप ऐसा बोलोगे तो बच्चे का मन पढ़ाई से और दूर होता चला जाएगा।
जी बिल्कुल। तो डेफिनेटली हम एट द एंड ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो बच्चे की पढ़ाई है वो एक तो उनके जो भी वो एक्टिविटी करे दिन में उस पर डिपेंड करती है, और खुद से कितना एफर्ट डाले उस पर डिपेंड करती है, और तीसरी बात जो आपके पेरेंट्स जो उनको मोटिवेशन दे रहे हैं कि बच्चे तुमको क्या करना है, क्या बता रहे अच्छी बात है, उस पर डिपेंड करते हैं। डेफिनेटली आप अपने बच्चे को सपोर्ट कीजिए, जब वो नहीं कर रहे तब आप काट सकते हैं। बाकी अब पहले की बातें अभी बोल के फायदा नहीं, क्योंकि अभी का टाइम अलग है, पहले का टाइम अलग है, जैसे कि सर ने कहा। जी तो सर थैंक यू सो मच। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये, अब ऐसा क्वेश्चन है जब थोड़ा स्ट्रेस का माहौल आता है किसी बच्चे की जिंदगी में। तो पहला क्वेश्चन ऐसा है कि कोई आपके पास बच्चा है, आप उसको क्या एडवाइस देंगे जब वो कभी लॉस्ट फील करता है, कभी बहुत अंडर प्रेशर फील करता है कि वो बहुत मतलब ओवरवेल्म्ड हो गया कि मुझसे पढ़ाई की मुझसे इतनी एक्सपेक्टेशन है, मेरे से पेरेंट्स से सब करने को कह रहे हैं, तो आप उस बच्चे को क्या एडवाइस देंगे कि उसका थोड़ा लोड कम हो जाए? देखिए, पहली बात तो बच्चे से ज्यादा मैं पेरेंट्स को एडवाइस दूंगा कि अननेसेसरी का लोड अपने बच्चों पे मत डालिए। क्योंकि अगर आपने घर के अंदर अपने चार दीवारी के अंदर बच्चों पे प्रेशर डाल रखा है, तो बच्चा अगर मेरे पास 1-2 घंटा अगर आ रहा है तो मैं वो प्रेशर रिलीज नहीं कर सकता। मैं उनको पढ़ा सकता हूँ, लेकिन प्रेशर एक हद तक रिलीज कर सकता हूँ। मैं क्या, कोई भी टीचर है, एक लिमिट तक ही प्रेशर रिलीज कर सकता है। लेकिन अगर घर से उस पर ज्यादा बर्डन डाल दिया जाए कि नहीं तुमने पढ़ना है, तुम्हारे मामा का लड़का देखो, तुम्हारी बुआ की लड़की देखो, वो तो वहां, उसका तो वहां सिलेक्शन हो गया, वो तो इतनी बड़ी पोस्ट में पहुंच गया, वो तो वहां फॉरेन में सेटल हो गया, और आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, आपके देखो स्कूल में इतने कम मार्क्स आ रहे हैं, आपके साथ के लड़के, ये इस तरीके की जो, अगर पीयर प्रेशर बेसिकली जिसको हम बोलते हैं, हाँ, peer अगर ये प्रेशर अगर आप बच्चे पे डालोगे तो इसको कोई एक ट्यूशन टीचर या एक कोचिंग टीचर तो रिलीज नहीं कर सकता, अनलेस कि वो किसी हॉस्टल में रह रहा हो और वहीं के टीचर्स के साथ एंगेज हो। अगर बच्चा सिर्फ 1-2 घंटा के लिए पढ़ने आ रहा है, 3 घंटे पढ़ने आ रहा है किसी एक टीचर के साथ, और दिन भर अपने माँ बाप के साथ है या रात भर अपने माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड करता है, तो उसके लिए मैं कोई टीचर तो कुछ नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन फिर भी ऐसे केसेस लगभग हर साल ही आने स्टार्ट हो गए कि कुछ बच्चे अंडर प्रेशर बहुत ज्यादा अपने आप को फील करते हैं और वो बहुत स्ट्रेस में रहते हैं। पहली बात तो बच्चा भी हर टीचर से अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करता, थोड़ा टीचर कम्युनिटी को भी अपने आप में इस तरीके से अप्रोच करते हैं। हाँ, अपने आप को थोड़ा सा मोल्ड करना पड़ेगा कि हम बच्चों के बीच में जाके बच्चों की बात इतने हम इस लायक बने कि बच्चे अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर करें, खासकर पढ़ाई से रिलेटेड। जैसे कि अगर बच्चा, मैं बच्चे को डांट रहा हूँ, मैं डांटता नहीं हूँ बच्चों को, ऐसा नहीं है। हाँ, डांटते हैं। पहले तो मैं बच्चों को पिटाई भी कर देता था, आज से 15 साल पहले, लेकिन अब वो जमाना चला गया है। कर ही सकते। तो अगर मैं ही बच्चों के बीच में इतना, अपने और बच्चों के बीच में इतना गैप बना के चलूंगा कि बच्चा मुझसे कुछ कह ही नहीं पा रहा है, पेरेंट्स अलग प्रेशर डाल रहे हैं, ऊपर से मैं उस पर और कह रहा हूँ बेटा तेरे बस का कुछ नहीं है, तूने क्यों ले ली साइंस, क्या तूने क्यों ले लिया ये, या क्यों रिजल्ट नहीं आ रहा है, मैं तो तेरे को पढ़ाऊंगा नहीं, तू तो मूर्ख है। तो ये स्ट्रेटेजी थोड़ी हम लोगों को भी, मैं या कोई भी टीचर हो तो मेरा मानना ऐसा है कि हम लोगों को भी थोड़ा सा अपनी अप्रोच बच्चों के लिए चेंज करनी पड़ेगी। एक मोटिवेशन ही एक जरिया है जिसके थ्रू हम बच्चे को, अगर वो सैड फील कर रहा है या वो थोड़ा सा वीक पड़ रहा है पढ़ाई में, हम उसको उस जगह से, उसके उस स्टेट से निकाल के बाहर ले जा सकते हैं। ये सर ने जो भी बात की, मेरे को इससे अपना इंसिडेंट याद आया। तो मैं जहां तक, बहुत टाइप के बच्चे मैंने भी देखे हैं, मेरे साथ वाले, मैं अब जहाँ मेरे को देखा जाए तो मेरे से कोई बाहर वाला, जैसे मतलब टीचर, अब ठीक है टीचर लोग कह रहे हैं, और मतलब मेरे से टीचर ने कहा था कि नहीं तेरे से नहीं हो पाएगा, क्या कर दिए, नहीं क्या कर दिए, मतलब कहते हैं ऐसा। अब मेरे लिए मैं उसको ये लेके चलती हूँ कि कैसे कह दिया, नहीं कहना चाहिए, कह नहीं सकते मेरे से, तो मैं उसको एक तरह से घुमा के अपने फायदे में यूज कर लेती हूँ। बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको वो भी दिल पे लग जाती है कि इन्होंने तो ऐसा कह दिया, टीचर है ये कह रहे हैं तो ये हुआ। तो एक्चुअली बच्चे कुछ होते हैं ना, जेनजी जो हमने सुना है मोस्टली, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बिवर्ट। मेरे को समझ में नहीं आया, बिकॉज आई गेस आई एम मैं एम्बिवर्ट हूँ, बिकॉज कभी कभी जिनसे बात करने में करती, जिससे नहीं करने में नहीं करती। बट इंट्रोवर्ट बच्चे जिनको अपनी फीलिंग अपने पास रखनी है, उनकी बहुत दिक्कत है सर, एक्चुअली मैं कहूंगी। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, शेयर नहीं करना चाहते ना दोस्तों से ना किसी से, वो अपने अंदर ही घुटते रहते हैं। हाँ, उनकी अपनी अलग दुनिया होती है। हाँ, और फिर आने वाले समय में लॉन्ग टाइम वो डिप्रेशन का शिकार बनते हैं। तो सर ऐसे ऐसे के लिए क्या किया जाए, बता नहीं रहे हैं अब हमको। मतलब एक तो बच्चे, जैसे आप टीचर हैं, आपने बहुत सारे बच्चों को देखा हुआ है, तो आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, अब आप कैसे पता करेंगे वो बच्चा नॉर्मल स्टेट में है कि उसको कुछ दिक्कत है? वो इसलिए है, देखिए, एक तो जो पेरेंट्स होते हैं बच्चों के, मैंने अक्सर ऐसा देखा है ऐसे बच्चों के साथ,
जो बच्चे बहुत डब्बू टाइप के होते हैं, या वो बोलते नहीं है क्लास में, या वो हर समय परेशान रहते हैं लेकिन कह नहीं पाते हैं, उनका नेचुरल बिहेवियर इसलिए सामने नहीं आ पाता क्योंकि बचपन में उनके पेरेंट्स ने उनको काफी सप्रेस किया हुआ हो सकता है। मैंने ऐसा देखा है, मैं हर पेरेंट्स के ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट मैंने कुछ पेरेंट्स ऐसे देखे हैं। आपके सामने तो बहुत अच्छा ट्रीट करेंगे, जैसे मान लो कोई बच्चा है, मैं उसका पेरेंट्स हूँ, बच्चा मेरे सामने आएगा तो मैं उसके सामने तो उससे बहुत अच्छा डील करूंगा कि बेटा ये सर, ये मेरा बच्चा है, देखिए और इतने क्लास में पढ़ता है और बहुत अच्छा बच्चा है, ये है। और फिर जैसे ही मैं उठ के जाऊंगा तो फिर उसके साथ अपना बिहेवियर चेंज कर देंगे एकदम। उठो, फटाफट निकालो, बुक निकालो, कॉपी निकालो। प्रिटेंड पेरेंटिंग। हाँ, मतलब वो दो चेहरे वाले जो पेरेंट्स होते हैं ना, अक्सर उन्हीं के बच्चे जो है सफर करते हैं चीजें। ऐसा हो सकता है कि बच्चा स्टार्टिंग में आपका बाय बर्थ ऐसा हो कि वो थोड़ा इंट्रोवर्ट होता है, पूछने वाला अच्छा, लेकिन अगर हाँ, लेकिन इंट्रोवर्ट का होने का मतलब ये नहीं कि वो गलत है बच्चा, या वो लाइफ में कुछ कर नहीं सकता। वो हमारी पेरेंटिंग ऐसी होनी चाहिए कि हम इंट्रोवर्ट बच्चे के साथ उसी के जैसा अपने आप को ढाल लें, ना कि हम उसे जमाने के हिसाब से कन्वर्ट करने में लग जाएं। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, आपको ये पसंद नहीं, कोई बात नहीं, मत करो। हाँ, आपको ये पसंद है, आप ये करो। अगर मैं अपनी चॉइसेस उसके ऊपर थोपने लग जाऊंगा कि नहीं बेटा ऐसे ही होता है, तुम्हें चेंज होना पड़ेगा, जमाने के साथ साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, तो वो बच्चा जमाने के साथ तो आगे बढ़े या ना बढ़े, फिलहाल वो अपने माँ बाप से दूर होता चला जाएगा और आगे चल के वो अपने माँ बाप के लिए सोचना बंद कर देगा। और जो बच्चा अपने माँ बाप के लिए सोचना बंद कर देता है, वही बच्चा आगे चल के गलत कदम भी उठाता है, या वो सुसाइड जो बच्चे करते हैं। वो ये चीज बताइए ना, इंसान, छोटा बच्चा, एक 17-18 साल का बच्चा, वो सुसाइड अपनी जिंदगी को दांव पे लगाने को तैयार है। इसलिए नहीं कि वो अपनी जिंदगी से प्यार नहीं करता, इसलिए कि वो शायद अपने पेरेंट्स से भी प्यार नहीं करता। मतलब उसको एक वो आइसोलेट सा हो जाता है, उसको आइसोलेशन के लिए जिम्मेदारी अब थोड़ा सा पेरेंट्स को भी जागरूक रखना पड़ेगा अपने आप को। हाँ, नहीं मतलब जहां तक वैसे केसेस मैंने देखे हैं, पढ़े कि क्या बैक स्टोरी थी, उससे एक तो ये चलता है कि वो सबसे दूर हो चुका है, वो एक मोमेंट ऐसा होता है सबसे दूर हो जाता है वो। हाँ। फिर उसको खुद के लिए कुछ ऐसा अफेक्शन रहता नहीं है कि अब कोई है नहीं तो मैं अब मेरा अपना कौन करेगा, मैं कुछ खास हूं नहीं है, मेरे साथ क्या हो रहा है, तो ऐसा भी उसका वो भी खत्म हो जाता है। जब वो पूरा खत्म हो जाता है तब जाके लोग ऐसे कदम लेते हैं, क्योंकि बिकॉज अगर किसी भी इंसान के पास कोई एक ऐसा रीजन है जिसकी वजह से अपनी लाइफ जी रहा है, तो डेफिनेटली वो ऐसा कदम तो उठाएगा ही नहीं, बिकॉज लाइफ इज सच अ प्रेशियस थिंग। तो कोई भी बच्चा है, अगर वो ऐसा उसका मेंटलिटी कि सब लोग कह रहे हैं कि नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, वो एट द एंड ऐसा हो जाए, उसको लगेगा नहीं कर सकता, खत्म है। तो मेरी भी एक रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से, टीचर से, जिससे कुछ टीचर होते हैं सर जैसे जो प्रमोट करते हैं बच्चे को कि आगे करे, तुम कर सकते हो, नहीं ऐसी बात है। सर ने मेरे को भी प्रमोट किया है, मेरी भी बोर्ड में एग्जाम इस साल दिया मैंने बोर्ड का, मेरे भी कम मार्क्स आए थे, बट स्टिल सर ने मेरे को दोबारा मोटिवेट किया, तो मैंने एक और बार उसका इम्प्रूवमेंट का एग्जाम दिया, तो मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं। तो वैसे ही हम देखते हैं, अगर कोई भी एक इंसान भी उस बच्चे को मतलब आगे बढ़ाए, डेफिनेटली वो कुछ कर सकता है। सो ऐसी रिक्वेस्ट कोई भी पेरेंट्स है या फिर कोई भी अडल्ट है जो अपने बच्चे संभाल रहे हैं, इट्स अ जेन्युइन रिक्वेस्ट। जो आपका बच्चा है आप उसको सपोर्ट करिए, उसको ये मत कहिए कि वो नहीं कर सकता, उसको बस देखिए, कोई भी बच्चा अगर कोई गलत कदम उठाता है तो वो पढ़ाई की वजह से नहीं उठाता है, वो गलत कदम उठाता है अपने पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से, कि अगर मेरे पढ़ाई में नंबर कम आए तो मैं अपनी मम्मी को क्या मुंह दिखाऊंगा, अगर मेरे पढ़ाई में नंबर कम आए या मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं अपने पापा को क्या मुंह दिखाऊंगा, या मेरे पापा मुझे कितना डांटेंगे, या मेरे पापा मुझे प्यार करना बंद कर देंगे। तो उसका जो कंसर्न है पढ़ाई नहीं है, उसका जो रोना है मार्क्स या सिलेक्शन नहीं है, उसका रोना है कि मैं पेरेंट्स से कैसे फेस करूंगा, चाहे मैं मार को फेस करूं, चाहे उनकी डांट को फेस करूं, चाहे मैं उनकी सोशल इंसल्ट को फेस करूं। तो बच्चे के साथ थोड़ा अफेक्शन बना के रखिए, और ये अफेक्शन सिर्फ क्लास 12th में आके या 11th में आके या 12th पास आउट करके नहीं होगा। ये अफेक्शन आपको बच्चा जब नर्सरी से जब अपना स्टेज लर्निंग स्टेज स्टार्ट करता है, ये अफेक्शन आपको तब से ही बना के रखना पड़ेगा कि अगर बच्चे के मार्क्स कम भी आए तो उसके दिमाग में ये आना चाहिए कि अगर मैं कोई गलत कदम उठाता हूं, मुझे कुछ हो भी गया तो मैं तो चलो चला जाऊंगा इस दुनिया से, मेरे माँ बाप मेरे बिना कैसे जिएंगे। उसके दिमाग में ये होना चाहिए। वो तभी हो सकता है जब पेरेंट्स माँ बाप के साथ अपने आप को इन्वॉल्व करें, उनके साथ अफेक्शन रखें बच्चे के साथ, और समय समय पर बच्चे की अच्छी पेरेंटिंग करें। यस, डेफिनेटली। तो सर एक तो ये सवाल था, और मैं दूसरा सवाल भी इससे रिलेटेड था कि कोई सी फेलियर के टाइम पे, बोर्ड जेईई या नीट के टाइम पे आप बच्चों को कैसे संभाल जाएंगे, तो शायद से हम वो इसमें कवर हो चुका है
कि एक तो पेरेंट्स को सपोर्टिव रहना चाहिए, दोस्त जो भी उनके दोस्त है, दोस्त खासकर आप, मैं कहना चाहूंगी जो पेरेंट्स हैं, प्लीज आपके जो बच्चे के दोस्त हैं, जब बच्चे का फ्रेंड सर्कल है उस पर ध्यान दें, क्योंकि ये मैंने सफर किया है। मेरे कुछ कुछ ऐसे दोस्त थे जो थोड़े काइंड ऑफ कह सकते हैं टॉक्सिक, जिनको थोड़ा मतलब मैं बोलना स्पेसिफिकली बोलना नहीं चाहूंगी, बट जो उनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो उन्होंने किया था। तो क्योंकि मेरे को एक तरह से मेरा लास्ट 12th का साल थोड़ा बहुत ही अन अच्छा नहीं रहा, मतलब। तो मैं कहना चाहूंगी स्पेशली दोस्तों पे ध्यान दें, जो कुछ अच्छे पढ़ने वाले दोस्त, साथ देने वाले दोस्त होने चाहिए, बट ऐसे नहीं होने चाहिए जो कहेंगे मेरे इतने आ गए तेरे इतने कमा रहेगा। ऐसे ऐसे दोस्त प्लीज दूर रहिए। एंड अगर कोई स्टूडेंट भी या कोई दोस्त, मेरे मतलब जितने भी स्टूडेंट आप मेरे दोस्त ही हैं, आप लोग ये देख रहे हैं, प्लीज माइंड योर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आर द मोस्ट इफेक्टिव फैक्टर इन योर लाइफ, ठीक है, जो आपकी फीलिंग्स को, इमोशन को इफेक्ट करते हैं। आप जो चीज मम्मी पापा को नहीं बताते, आप फ्रेंड्स को बताते हैं, तो आपको अपना फ्रेंड सर्कल देखना होगा। सो पढ़ाई में कंपटीशन रखिए फ्रेंड्स से। हाँ, पढ़ाई आपके फ्रेंड्स के मार्क्स ज्यादा नहीं आने चाहिए आपसे, इस बात का ध्यान रखिए। वहां आप कंपटीशन रखिए, ये कंपटीशन रखिए, बट हेल्दी कंपटीशन, ठीक है। हाँ। तो ये तो हमारी बात हो गई। अब थोड़ा शिफ्ट होते हैं बड़े टॉपिक पे। तो हमारा बड़ा टॉपिक है दी इंडियन एजुकेशन सिस्टम। तो सर बताइए मेरे को, क्या आपको लगता है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम क्रिएटिविटी और क्यूरियोसिटी को सपोर्ट करता है? क्या ख्याल है आपके? क्रिएटिविटी क्यूरियोसिटी को सपोर्ट, देखिए ऐसा है ना, सिस्टम के दो फेस हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम के। दो धारी तरफ। हाँ, दो फेस हैं। एक तरफ से सिस्टम कहेगा जी हम कर तो रहे हैं। अगर मैं सीबीएसई की बात करूं तो सीबीएसई ने देखिए साइंस लैब कंपलसरी करा दी हैं। हाँ जी, स्मार्ट क्लासरूम सभी स्कूल्स में कंपलसरी करवा दिए हैं, बिल्कुल, है ना। और मैथ्स लैब बनवा दी हैं, बिल्कुल। और ये प्रैक्टिकल लर्निंग पे सीबीएसई वर्कशॉप भी कराता रहता है, टीचर्स की भी बच्चों की भी। देखिए देखने को सब कुछ हो रहा है, वर्कशॉप भी हो रही है, साइंस डिजिटल लर्निंग भी चल रही है, स्मार्ट बोर्ड भी है, सब कुछ है देखने को। लेकिन अगर हम रियलिटी देखें कि क्या स्मार्ट बोर्ड लगाना या वर्कशॉप कराना बच्चे को नॉलेज प्रोवाइड करा देगा? पहली बात तो हम ये देखना चाहिए स्मार्ट बोर्ड चल भी रहे हैं या फिर बस हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। देखिए किसी के बारे में या स्कूल्स के बारे में, मैं किसी स्कूल के बारे में कुछ ऐसे गलत नहीं बोलना चाहता, मेरा वो मोटिव नहीं है, बट मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ। सिस्टम ऊपर से इंप्लीमेंट करता है, जबकि सिस्टम को सबसे नीचे से इंप्लीमेंट, नीचे से ऊपर को उठा के लेना चाहिए, आना चाहिए। सिस्टम ने ऊपर बोला, उन्होंने कहा कि सीबीएसई बोर्ड ने बोला साइंस वर्कशॉप होनी चाहिए, टीचर्स की वर्कशॉप भी कराई। टीचर्स की वर्कशॉप है, उसमें टीचर क्या सिखाया जा रहा है? मतलब मैं टीचर हूं फिजिक्स का, और मुझे वर्कशॉप में क्या सिखाया जा रहा है? वो बैलून फुलाओ और उसमें अपना नाम लिखो और अपने नाम के 3 मतलब बताओ। मैं अब नाम लिखना नहीं चाहूंगा, वर्कशॉप कहाँ थी क्या थी। वर्कशॉप मैंने अटेंड करी, टीचर्स के लिए लर्निंग वर्कशॉप। बच्चों की तो बात छोड़ो, बच्चों के लिए क्या है क्या नहीं है वो तो हर कोई जानता ही है। इवन इनफैक्ट टीचर्स के लिए वहां उन्होंने एक बैलून दिए, हमसे कहा बैलून फुलाओ और एक मार्कर दिया, उसमें कहा अपना नाम लिखो और वो बैलून सबको ऐसे ऊपर करके दिखाओ और अपने नाम के 3 मतलब जिस तरफ तुमने बैलून में लिखा है उसके अगली तरफ लिखो, और फिर लिखने के बाद वो सब एक जो तुम्हारे पड़ोस में बैठा है उसको अपना अपना बैलून शेयर करो और उसमें फिर देखो किसके नाम का क्या मतलब है। अब मेरे को समझ में नहीं आया उसका क्या, उससे कोई टीचर क्या सीख सकता है। ये टीचर्स डे चिल्ड्रन गेम लग रहा है, बट अब मैं जानना चाहूंगी सर अपने नाम का मतलब क्या है? मेरे नाम का मतलब धवलेश है मेरा नाम, विच इज धवल प्लस ईश। धवल मतलब संधि विच्छेद करें तो धवल प्लस ईश। धवल मीन्स व्हाइट, व्हाइट का ईश यानी व्हाइट का गॉड। व्हाइट मीन्स हिमालयास, हिमालयास का गॉड, हिमालयास का गॉड मतलब मेनली शिव जी को मेरा नाम जो है व्हाइट गॉड से मेरे को गोलू देता भी गॉड ऑफ व्हाइट। हाँ, गॉड ऑफ व्हाइट, गॉड ऑफ व्हाइट कलर, गॉड ऑफ व्हाइट कलर, ऐसा कुछ। व्हाइट रिप्रेजेंटिंग हिमालयास। व्हाइट तो हाँ ठीक है, व्हाइट तो व्हाइट लोटस सरस्वती सरस्वती भी बोले कि फिलहाल पंडित जी ने मुझे जो बताया था वो ये है मेरे नाम का मतलब। अच्छा, पंडित जी ने बताया था। हाँ। बट ये सच में सोचने वाली बात है, इसमें टीचर्स ने क्या एमएड और बीएड थोड़ा ज्यादा सीख दिया बैलून में नाम लिख के, मतलब काइंड ऑफ। सर बताइए, कुछ एक्टिविटीज थी वहां पे, एक कागज लिया, उस कागज में अपने बारे में 4 लाइन लिखो, फिर उसको पड़ोस वाले जो टीचर बैठे हैं उनके साथ शेयर करो, और फिर मैंने उसमें देखा और फिर सब लोगों ने तालियां बजाई उसमें। तो मुझे तो कुछ लगा नहीं उसमें एंगेजिंग। यहाँ पर नई टेक्नोलॉजी आई थी, एआई के बारे में हमें बताया जाता। हाँ,
आज जो हम स्ट्रगल कर रहे हैं आधे से ज्यादा टीचर्स, या मैंने भी बहुत लेट आके सीखा, अगर उस टाइम पर हमें एआई के बारे में सिखाया जाता, उस समय हमें ऑनलाइन टीचिंग कैसे करानी है ये सब चीजें बताई जाती, कौन से ऐप से करानी है, कैसे हमें अपने लेक्चर्स को रिकॉर्ड करना है, अगर हमें टेक्नोलॉजिकल ज्ञान दिया जाए तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा स्टेप होगा हमारे एजुकेशन सिस्टम का। बट फिलहाल मैंने तो यही देखा, बैलून फैलाओ और फुलाओ। काइंड ऑफ मतलब सीबीएसई क्रिएटिविटी प्रमोट करना चाह रहा है। वो क्रिएटिविटी, आर्ट एंड क्राफ्ट इज ओके, वो आर्ट एंड क्राफ्ट के टीचर्स के लिए है। मैं अब कोई मैथ्स का टीचर है, आप खुद सोचिए, हाँ जी। अब मैथ्स के टीचर को आप मैथ्स पढ़ाना नहीं सिखा सकते, वो ऑलरेडी टीचर है। हाँ, आप उसको टेक्नोलॉजी बता सकते हैं कि सर आप मैथ्स कैसे लगाए टेक्नोलॉजी में, टेक्नोलॉजी हाँ को हम यूज कैसे कर सकते हैं अपनी टीचिंग में। ये सभी टीचर्स के लिए वैल्यूएबल है, मेरे लिए क्या, किसी के लिए क्या। जी सर। तो अब बच्चों का तो वर्कशॉप मैंने कभी अटेंड नहीं करी, कभी मेरे पास हुई भी नहीं। जैसे वैसे एक बार हुई थी कुछ, उसमें समथिंग वाज अबाउट डांस एंड कुछ इंडिया के बारे में बताया था, तो ऐसे या फिर आप उसमें क्लस्टर बांट दीजिए ना, अगर किसी को लगता है कि डांस भी इंपॉर्टेंट है तो फिर आप बच्चे को क्लस्टर दे दीजिए। जिन बच्चों को डांस वाली क्रिएटिविटी वर्कशॉप करनी है वो वहां ज्वाइन करें, जिन बच्चों को टेक्नोलॉजी वाली क्रिएटिविटी वर्कशॉप ज्वाइन करनी है वो उस वर्कशॉप में आ जाएं। जी अब वो एक जैसी बैलून फुलाना और वो कविता लिखना और एक दूसरे के नाम का मीनिंग जानना, हो सकता है कि अगला इंटरेस्टेड हो, मैं इंटरेस्टेड ना हूं, तो मेरे लिए तो यूजलेस वर्कशॉप है ना। इट शुड नॉट बी कंपलसरी, इट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ देयर चॉइस, ऑब्वियसली। सो एट द एंड हम क्या कह सकते हैं, क्रिएटिविटी और क्यूरियोसिटी प्रमोट करता है कि नहीं करता है? नहीं, मैंने आपको फिर बताया ना, इसके दो फेज है, मैं नहीं करता तो कहीं नहीं सकता। हमारा एजुकेशन सिस्टम क्रिएटिविटी प्रमोट करता है, हमारा एजुकेशन सिस्टम सब कुछ प्रमोट करता है, सारे एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है, सारा कुछ हमारे सिलेबस में भी लिखा हुआ है, पढ़ने को बहुत कुछ है, हमारे एजुकेशन सिस्टम से ही तो मिला है हमें पढ़ने को। जी बिल्कुल। अगर एनसीईआरटी में किसी बुक में अगर फिजिक्स में अगर 4 चैप्टर्स कट कर दिए जाएं, अगर उसमें थर्मोडायनामिक्स हटा दी जाए, या मैं आपसे कहूं सिंपल हार्मोनिक मोशन हटा दिया जाए, तो बच्चा कैसे पढ़ेगा? तो एजुकेशन सिस्टम ने बनाया तो ठीक है सिस्टम को, हाँ जी, लेकिन उस सिस्टम को फॉलो करने के लिए या उस सिस्टम को सीखने के लिए या उस सिस्टम में अपने आप को इन्वॉल्व करने के लिए जो चैनल बना रखे हैं, उन चैनल को थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल। उम्मीद करते हैं सीबीएसई का कोई इंसान देख रहा होगा ताकि वो इम्प्लीमेंट कर सके, है ना। चलो नेवर माइंड। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सर ये एक और ये इमोशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप क्या सोचते हैं कि क्या इमोशनल इंटेलिजेंस आज के लर्निंग एनवायरनमेंट में होना चाहिए? होना चाहिए तो कैसे होना चाहिए? हाँ बिल्कुल होना चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस, हम असली में इंटेलिजेंट वही है जो इमोशनली इंटेलिजेंट है। भगवान ने किसी को 5 ग्राम किसी को 10 ग्राम दिमाग अलग अलग नहीं दे रखा है, मेमोरी सबकी एक जैसी होती है, मेमोरी सेल सबके एक जैसे एक्टिव होते हैं, बायोलॉजी भी इस चीज को मानती है। लेकिन जो इमोशनली वीक पड़ जाता है, अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मेरा स्कूल में एडमिशन हुआ, मैं क्लास 10th का बच्चा हूं। जी बिल्कुल। और मैं पढ़ाई में भी ठीक हूं, मेरे को सब कुछ समझ में आता है। लेकिन मेरी क्लास में एक फ्रेंड है जिससे मैं बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच हो गया। जी सर। ठीक है, और उसके बाद अगर उसको प्रॉब्लम होती है तो मैं अपनी पढ़ाई में नुकसान कर, मतलब मैं अपनी पढ़ाई छोड़ के बैठ जाता हूं, मैं रोने लग जाता हूं, वो रोता है तो मैं रोता हूं, वो हंसता है तो मैं हंसता हूं। तो इस चीज की सोच समझ, अगर इमोशनली मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं तो मैं सामने वाले को ब्लेम नहीं कर सकता। जी सर। कि मेरी पढ़ाई में तुम्हारी वजह से इफेक्ट आया, या मैं खुद नहीं पढ़ पाया, मैं पढ़ना तो बहुत कुछ चाहता था अपनी लाइफ में करना, लेकिन मैंने अपना समय गंवा दिया। तो जब तक का कोई भी बच्चा के इमोशंस बहुत स्ट्रांग नहीं होंगे, वो स्टेबल जब तक अपने इमोशंस में नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं वो आज तो ठीक पढ़ाई कर रहा है, लेकिन वो हर समय ऐसी ठीक पढ़ाई करता रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं रहती। जी सर, डेफिनेटली। ठीक है, ये हमको समझ में आ गया। अब तो इमोशनल इंटेलिजेंस जिसके पास है वो बंदा इंटेलिजेंट भी है। हाँ, अरे बिल्कुल, जो इमोशनली स्ट्रांग है वो अपनी पढ़ाई में ध्यान देगा, वो अननेसेसरी इमोशनल फूल बनेगा ही नहीं। हाँ सर। जो बच्चा इंटेलिजेंट है, जो इमोशनली बहुत स्ट्रांग है, जो टॉपर बच्चा है, जो इंडिया का क्रीम मास है, जो हर साल आईआईटीज में जाता है, एनआईटीज में जाता है, एम्स क्वालिफाई करता है, वो कभी इमोशनली वीक हो सकता है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। वो कभी, मुझे नहीं लगता कि वो कभी इमोशनल वीक होगा। अगर वो इमोशनल वीक होता तो उसके लाइफ में तो जगह जगह पर इमोशनल हर्डल्स आते ही आते, तो उन हर्डल्स को पार कैसे करता? इमोशनल आपको होना है, आप अपनी फैमिली, मैंने बोला ना, आप अपनी फैमिली के लिए हुई, आप अपने मदर फादर के लिए
इमोशनल हो सकते हैं, अपने भाई बहन के लिए इमोशनल हो सकते हैं, लेकिन पढ़ाई के लिए कॉम्प्रोमाइज जहां पर आपका होने लग जाए, जिस रिलेशन में होने लग जाए, उस रिलेशन को फिर कैरी फॉरवर्ड करना दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफी है। डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच। सर अब आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा पढ़ाई से रिलेटेड है। जी। ओके सर, आप साइंस के टीचर हैं, आप फिजिक्स के टीचर हैं, स्पेशलाइज इन फिजिक्स। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि स्कूल में ऐसा कौन सा मेथड है पढ़ाने का जो आप चेंज करना चाहेंगे, जिसकी मतलब साइंस जिस हिसाब से टीचर पढ़ाते हैं, तो आप क्या चेंज करना चाहेंगे उनके टीचिंग स्टाइल में, जो आप या तो खुद पढ़ाते हैं, आप कुछ वो इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे या फिर कुछ नया? देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा ऐसा क्वेश्चन है कि मैं इसका सही आंसर दूं या खाली मन रखने वाला आंसर दूं। मैं इसका सही आंसर देता हूं। ये तो आप, हाँ मतलब आपके मैं इसका सही आंसर देता हूं। जितने भी टीचर्स, मैं अगर अपने शहर की बात करूं, हल्द्वानी की, जितने भी टीचर्स स्कूल में पढ़ा रहे हैं, हाँ सर। वो सारे ही अपने आप में हाईली क्वालिफाइड हैं, जी सर। इंटेलिजेंट हैं, जी सर। जिनकी नॉलेज या जिनकी काबिलियत या जिनकी डिग्री पर क्वेश्चन करना किसी बच्चे का हक नहीं है। बिल्कुल। चाहे मैंने भी स्कूल टीचिंग करी है, मैंने भी फेस किया है। जितने भी टीचर्स हैं वो सब क्वालिफाइड हैं, सब इंटेलिजेंट हैं, सब अच्छा पढ़ा रहे हैं। और मेरा सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अगर वो किसी कोचिंग में जा रहे हैं और कोचिंग में पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप कीजिए, इट इज योर चॉइस, नो प्रॉब्लम। आप कुछ पढ़ने ही जा रहे हैं, कुछ सीखने ही जा रहे हैं, कुछ गलत काम करने नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप अपनी स्कूल में, अपनी क्लास में भी इक्वली उतना ही ध्यान दीजिए। अब बात आती है कि सर, जो आपका क्वेश्चन था, मेन पार्ट था कि सर स्कूल में क्या चेंजेस होने चाहिए। स्कूल में अगर कोई साइंस का टीचर, फिलहाल मैं साइंस बैकग्राउंड की बात करता हूं, अगर कोई साइंस का टीचर पढ़ाना चाह रहा है बच्चों को, तो उसको थोड़ा सा मैनेजमेंट में भी ये देखना चाहिए, टीचर अपने आप में नॉलेजेबल है, इंटेलिजेंट है, उसको सब कुछ आता है, वो पढ़ा भी सकता है, लेकिन उसको अननेसेसरी चीजों में एंगेज कर दिया जाता है। कभी आर्ट्स में, कभी प्रोग्राम में, अब वो कभी पीटी करा रहा होगा कहीं खड़े होके, कभी टीचर वहां रजिस्टर भर रहा होगा अटेंडेंस का, वो अननेसेसरी के लिफाफे चिपका रहा होगा, चार्ट लगवा रहा होगा क्लास में। अब कोई साइंस का टीचर है जो बच्चों को अच्छी क्वालिटी, अच्छा टाइम, देखिए बच्चा स्कूल में एक लिमिटेड आवर्स के लिए ही आता है, और एक पीरियड आपका 35 से 40, मैक्सिमम 45 मिनट से ऊपर का पीरियड होता नहीं है। उस 45 पीरियड में अगर किसी टीचर के दिमाग में ये रहेगा स्कूल जाकर कि मुझे चार्ट चिपकाना है या मुझे कुछ रजिस्टर मेंटेन करना है, या मुझे कोई लिस्ट तैयार करनी है, या मुझे प्रोग्राम की तैयारी करानी है, या मुझे वहां जाके ड्यूटी देनी है बच्चों के बीच में, उनको हॉल में ले जाकर, या इस तरीके की अगर चीजें होंगी, तो एक इंसानी तो है, कितने काम कर लेगा एक बार में। तो जो स्कूल टीचर्स हैं, मैं तो बड़ा थैंकफुल बोलता हूं उनके लिए कि भैया उनकी बहुत हिम्मत है उनकी, कि वो मैनेजमेंट के प्रेशर को भी संभालते हैं और बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं। मतलब आई सैल्यूट देम, जितने भी स्कूल टीचर्स, आई हेड्स ऑफ टू देम। हमारा काम कोचिंग में पढ़ाना है, हमारा काम सिर्फ पढ़ाना है। मेरा जितने भी कोचिंग टीचर्स पढ़ाते हैं उनका काम सिर्फ पढ़ाना है, हमारा काम रजिस्टर तैयार करना, लिस्ट तैयार करना, अटेंडेंस, हमारा उससे कोई मतलब नहीं है। तो हम कम से कम एक काम कर रहे हैं, लेकिन जो टीचर स्कूल में है उसके 100 काम है। और ये थोड़ा सा मैनेजमेंट को भी ये बेवकूफी बंद करनी चाहिए, खासकर क्लास 11th और 12th में जो उनके अच्छे टीचर्स हैं, जो उनके साइंस टीचर्स हैं, या जो भी उनके लैंग्वेज टीचर्स हैं, उनसे उनकी कैपेबिलिटी का ही काम कराया जाए, तो आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा और बच्चे भी आगे आपके स्कूल का प्रमोशन अच्छा ही करेंगे। परफॉर्मेंस बेटर नहीं है, सो डेफिनेटली 10th क्लास तक इट इज ओके। या सो डेफिनेटली अब डेकोरेशन करा रहे हैं, अब वहां टीचर और बच्चे लेके कैंची से अखबार काट रहे हैं, दिन भर उसने 3 दिन बोर्ड डेकोरेशन में लगा दिए। अब बताइए, बच्चा अगर बोर्ड डेकोरेट करेगा तो वो फिजिक्स का पढ़ेगा, वो मैथ्स का पढ़ेगा, समय तो निकलता जा रहा है। उसका जेई का पेपर आ जाएगा अभी मार्च में, जनवरी में फर्स्ट फेज का, तो कब तैयारी करेगा? उसकी बोर्ड का पेपर अब मार्च की जगह फेब में होने लग गया। वो 3 दिन तक अगर अखबार काटेगा, अब हेड बॉय है स्कूल के, सभी स्कूल्स में होशियार बच्चे को हेड बॉय बनाने की कोशिश करी जाती है। मतलब जिस बच्चे में कुछ हो, हेड बॉय हेड गर्ल क्वालिटी हो, थोड़ा सा इंटेलिजेंट हो, अब वो इंटेलिजेंट बच्चे को हेड बॉय बना दिया, वो हेड बॉय की जगह वो तो नौकर बन के रह गया। वो कभी सामान यहां से वहां ला रहा है, कभी वो छोटे बच्चों की लाइन बना रहा है, कभी वो उनके प्रोग्राम की तैयारी कर रहा है, कभी वो बैलून लेकर आ रहा है बाजार से, दिन भर उनको फुला रहा है। अरे भैया, वो तुम्हारे स्कूल का क्रीम मास है, उसको पढ़ने के लिए भेजो, उसको सिर्फ पढ़ाई में एंगेज रखो, वो पढ़ेगा, रिजल्ट लाएगा, स्कूल का नाम होगा। अल्टीमेटली लास्ट में वही देखा जाता है न्यूज़पेपर में, किसका नाम आता है किसका नाम नहीं आता, डेफिनेटली किसका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। सो या जो हमारे स्कूल टीचर्स हैं, दे आर डेफिनेटली हार्ड वर्किंग एंड हेड्स ऑफ टू देम। एंड डेफिनेटली ये जो बात करने गई है मैनेजमेंट वाली,
दिस नीड्स टू बी हर्ड बिकॉज एट द एंड स्कूल वालों को रिजल्ट चाहिए, लोगों को रिजल्ट चाहिए, सबको रिजल्ट दिखता है, बोर्ड कितने सज जाए, कंपटीशन कितने हुए, नोबडी सीज। सो या, थैंक यू सर, ये भी बहुत तगड़ा जवाब दिया आपने। ये भी उम्मीद करते हैं कोई ना कोई स्कूल सुन रहा हो इससे कि मैं उम्मीद करती हूँ ये पॉडकास्ट सीबीएसई और स्कूल वाले जरूर सुने। दिस इज रिकमेंडेड फॉर देम, आई विल डेफिनेटली सेंड टू यू। सो या सर, अब एक लास्ट और बहुत पेचीदा क्वेश्चन ऑफ द सेंचुरी। लास्ट लास्ट करके आपने पूछ ही लिए सारे क्वेश्चन अपने मन के। डेफिनेटली, वो तो कहते ही है, कोई बात नहीं। तो सर ये क्वेश्चन है कि इट इज अबाउट एआई एंड ऑनलाइन टीचिंग। तो जैसे कि हम जानते हैं, द ग्रेट कोरोना वायरस आया, उसने सब जगह ताला लगवाया, एंड आफ्टर दैट एआई की अच्छी खासी एंट्री हुई और ऑनलाइन टीचिंग की भी अच्छी खासी एंट्री हुई। तो अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कैसा इम्पैक्ट पड़ा इस स्टूडेंट्स पे? मैं ये नहीं कहूंगी नेगेटिव पॉजिटिव, ये आप बताइए कि स्टूडेंट्स पे इसका कैसा इम्पैक्ट पड़ा और टीचर्स पे भी कैसा इम्पैक्ट पड़ा, इनफैक्ट पूरी सोसाइटी पे कैसा इम्पैक्ट पड़ा। देखिए, ऑफलाइन टीचिंग के मुकाबले ऑनलाइन टीचिंग तो कभी compete कर नहीं सकती जी, ये बात तो तय है। मैं आपके सामने बैठ के जो बातें बता रहा हूँ शायद आपको ज्यादा अच्छी समझ में आएंगी, जो लोग हमारा ये बाद में वीडियो देखेंगे उनको उतनी ज्यादा समझ में आए या ना आए, लेकिन आपसे बेहतर नहीं समझ पाएगा कोई। इसीलिए ऑफलाइन टीचिंग का एक अलग मतलब है जिसमें मुझे सामने बच्चे दिखाई देंगे, बच्चे को सामने टीचर दिखाई देगा। चलो बच्चों की बात मैं नहीं करूं, मैं सिर्फ टीचर्स की अगर मैं बात करूं, मैं ऑनलाइन अगर पढ़ा रहा हूं तो मुझे पता है सामने वाला मेरी तरफ देख रहा है या सामने वाला छत की तरफ देख रहा है, मुझे तो नहीं पता ना। एक कोचिंग सेंटर की बात बताता हूं, बहुत ही रिनोन्ड कोचिंग सेंटर है कोटा का, मैं नाम नहीं लूंगा। 50,000 बच्चों ने ऑनलाइन ज्वाइन किया था, वहां पे एनरोल किया अपने आप को ऑनलाइन मोड में कोचिंग के लिए, नीट की कोचिंग के लिए। और 50,000 बच्चों में से जब उनकी अटेंडेंस चेक करी गई तो सिर्फ 500 ही बच्चे ऐसे हैं जो डेली रेगुलरली अटेंड कर रहे थे, और 50,000 बच्चे में से 49,500 बच्चे ऐसे थे जिनका आता पता ही नहीं था। माँ बाप सोच रहे हैं कि हमने बच्चे को ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करा रखी है, हमारा बच्चा बंद कमरे में बैठ के टीवी ऑन करके स्मार्ट टीवी में देख रहा होगा, ऑनलाइन क्लास पढ़ रहा होगा, लेकिन बच्चा ज्वाइन नहीं कर रहा। देखिए, जो कर सकता है, ये तो पंगा हो गया। जो इंटेलिजेंट है, हाँ, जो कर सकता है, जिसका मन है वो ना, करेगा। वो तो ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी निकल जाएगा। कहीं से बड़े। लेकिन जो रिजल्ट का स्टैटिस्टिक्स कहता है, रिजल्ट का स्टैटिस्टिक्स ये कहता है कि सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का टॉप 100 रैंक में वही बच्चे रहे हैं जो ऑफलाइन क्लासेस में एनरोल रहे हैं, या फिर जो ऑलरेडी एक साल कोचिंग कर चुके हैं और उसके बाद उन्होंने फिर अगले साल थोड़ा सा उनकी रैंक पीछे रह गई या उनको उनके मनपसंद का ब्रांच नहीं मिला, उन्होंने कोचिंग करी बट निकल गए, बट वो पहले निकल चुके हैं। हाँ। और एक साल फिर भी उन्होंने ड्रॉप लिया, ठीक है, तो उन्होंने ऑनलाइन ज्वाइन कर लिया। चलो टाइम बिंग हम ऑनलाइन अगर आपको कोई चीज ज्वाइन करनी है तो मैं आपको एक से बताऊं, मेरी रिकमेंडेशन सभी बच्चों को ये है कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें। वो बढ़िया होती है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप सारे कोचिंग सेंटर्स की ज्वाइन कर लीजिए, सारे जितने भी हैं जो आपको अच्छे लगते हो, जो आपको पसंद के हो। अगर आप बैठ के पढ़ सकते लेकिन अगर आप टीचिंग सोच रहे हैं कि हम सारा सब्जेक्ट साइंस बैठे बैठे टीवी देख के आ जाएगी, तो मुझे नहीं लगता। मैं इसका जीता जाता रीजन हूँ। मैंने बहुत कोशिश करी है ऑनलाइन पढ़ने की, मेरे से तब भी कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट मैंने लॉकडाउन में 8th क्लास इस कदर बर्बाद करी है जो मैं ही जानती हूँ, और खैर मैं भी बताना नहीं चाहूंगी। ऑनलाइन क्लासेस का स्टूडेंट का कलेक्शन बहुत ऊपर जा रहा है, क्योंकि वो कम फीस में, देखो 4,000 रुपए में आपको पूरा कोर्स मिल रहा है। तो उस ज्वाइन तो सब बच्चे कर रहे हैं, लेकिन वो जो सब बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं उसमें से 50% बच्चे इतने स्मार्ट हैं कि उन्होंने ऑफलाइन भी कहीं ना कहीं ज्वाइन कर रखा है, तो बाकी जो 50% बच्चे वो मूर्ख बन रहे हैं। ये 50% बच्चा मैं तब बनी जब मैं 11th में आई, तो मैं सर के पास स्वयं चल के पढ़ने आई थी और सर ने डेफिनेटली बहुत अच्छा पढ़ाया था। मैं ये इसलिए कह रही ताकि आप सर के पास पढ़ने आ सके। दैट्स अ डेफिनेटली गुड ऑप्शन। सो या, मेरे लिए भी है, मेरी कोचिंग सेंटर के लिए भी है, मैं भी मेरे ये सारी बातें मुझ पे भी लागू होती हैं और सभी टीचर्स पे फॉलो करती हैं। ऐसा नहीं कि मैं किसी से अलग से कह रहा हूँ। ऑनलाइन टीचिंग का इम्पैक्ट बच्चों में देखा जाए तो सिलेक्शन में नेगेटिव ही पड़ा है। मुझे नहीं लगता टीवी के आगे देख के मैं, आपने देखा होगा, मैं एक बुक फॉलो कराता हूँ, मैं ज्यादातर एचसी वर्मा को मैं फॉलो करता हूँ। एचसी वर्मा, हाँ, एचसी वर्मा की बुक मैं फॉलो करवाता हूँ बच्चों को, 11 से ही मैं स्टार्ट कर देता हूँ फॉलो करवाना। तो उनका भी अभी कुछ समय पहले मैं इंटरव्यू देख रहा था,
उन्होंने इंटरव्यू में बोला था कि अगर मेरे बनाए हुए 4 क्वेश्चंस को एआई सॉल्व कर देगा तो मैं कभी फिर कैमरे के सामने नहीं आऊंगा। उन्होंने अभी रिसेंट चैलेंज दिया कि मेरे बनाए हुए क्वेश्चंस को अगर एआई सॉल्व कर देगा, नहीं कर पाएगा एआई भी सॉल्व, क्योंकि मैं बिल्कुल प्योर बनाऊंगा। एआई इंटरनेट से डेटा उठा के सॉल्यूशन बनाता है, मैं बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चंस बनाऊंगा और ऐसे कॉन्सेप्ट्स को फंसाऊंगा कि एआई भी वहां पे फेल हो जाएगा। इस बार नीट का पेपर आपने देखा होगा, इस बार नीट का पेपर काफी टफ आया था जी बिल्कुल। और उसमें ज्यादातर कौन से बच्चे रोए? ज्यादातर कोई बच्चे रोए, Online वो ऑनलाइन वाले बच्चे रोए। बिल्कुल सही, सिलेक्शन तो हुए ना, सीटें तो भरी है ना। नीट का पेपर टफ आया तो क्या हुआ? 2025 में जितने बच्चों ने नीट का पेपर दिया तो एम्स की सीटें तो भरी हैं, सफदरजंग की सीटें भरी हैं, मौलाना आजाद की सीटें भरी हैं, एएफएमसी की सीटें भरी हैं, सबकी भरी है। सारी सीटें तो फुल है ना आपकी। हाँ। तो वो सीटें फुल कैसे हो गई? कुछ बच्चे तो वो जिन्होंने वही पढ़ा बच्चे है। थे जिनका इंटेंशन पढ़ने का था और जिन्होंने ऑफलाइन बहुत अच्छे ढंग से तैयारी करी और वो लेबोनियस भी रहे होंगे बच्चे अपने टाइम पर। थोड़ा बहुत ऑनलाइन भी यूज किया होगा बट ऑनलाइन भी यूज किया होगा, बिल्कुल। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बिल्कुल आप करिए, मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छी चीज है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से बढ़िया कुछ नहीं है। हाँ आप अपने घर पे वाईफाई लगाइए, आप अलग अलग कोचिंग सेंटर्स के टेस्ट दीजिए, वीकली 2 टेस्ट हर कोचिंग सेंटर ले रहा है। ऑल इंडिया लेवल के टेस्ट होते हैं, आप उनको बिल्कुल दीजिए, लेकिन ऑफलाइन कहीं ना कहीं एक हेल्प ज्वाइन करिए। जो भी आपको पसंद है, जिस भी टीचर का पढ़ाया, जिसकी बातें आपको ज्यादा अच्छे समझ में आती है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो थैंक यू सर, मतलब इस क्वेश्चन में आपने क्लियर कर दिया है कि एक तरह से ऑनलाइन का कुछ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा और कुछ समझदार बच्चे ने ऑनलाइन भी किया, ऑफलाइन भी किया। तो वो टोटली बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो कैसा अपना दिमाग लगाता है और एआई को अपने यूज में लाता है। बिल्कुल। सो यार ये सब आप पे डिपेंड है। एंड बाय द वे सर ने एचसी शर्मा वाली बात करी, आई वुड रिकमेंड आप उनका इंटरव्यू देखें और काइंड ऑफ अगर कोई क्यूरियस बच्चे था वो चैलेंज पूरा करने की कोशिश भी कर सकते हैं, क्या पता, हु नोस। सो या बच्चे कर सकते हैं लेकिन एआई नहीं कर सकता। आपने बच्चे सर का कहना AI ऐसा है कि एआई नहीं कर पाएगा, जो बच्चे जो इंटेलिजेंट ब्रेन है वो तो करेंगे ही करेंगे। नहीं एआई से भी ट्राई कर सकते हैं, मैं मना नहीं कर रही हूँ, क्या पता गलत साबित हो जाए, है ना। एआई तो नेट से डेटाबेस से कलेक्ट करता है ना सारी इंफॉर्मेशन, जो ओके नेट में है ही नहीं, वो एआई क्या बताएगा उसके बारे में। ठीक है, ओके सर ठीक है। तो आई होप पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, सीबीएसई स्कूल, जो भी लोग हमारा इंटरव्यू देख रहे हैं, ये स्पेशली ये इंटरव्यू इसलिए नहीं है कि इसमें हमने सुना होगा पेरेंट्स से कुछ गलत कर दिया, स्टूडेंट्स से कुछ गलत, ये सबके लिए है। इट्स टेलिंग अबाउट कि स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, एक पेरेंट को क्या करना चाहिए और एट द एंड मैनेजमेंट को कैसा होना चाहिए और कैसा एक स्टूडेंट का अप्रोच होना चाहिए। सो आई होप ये इंटरव्यू आप सभी के बहुत ज़्यादा मतलब हेल्पफुल रहा होगा और इसका 3rd एपिसोड हम जल्द आएंगे, उसमें हमारी सारी बातें एक रियल टाइम बेस पे एज अ स्टूडेंट कोई बच्चा क्या फील करता है वो पे और कुछ पर्सनल क्वेश्चन होंगे। तो सबसे एंड में आप 2 लाइन सर से कहना चाहूंगी, आप क्या क्या कहना चाहेंगे कि आपको इस इंटरव्यू से आपने मतलब कुछ कहिए बच्चों के लिए कि लाइक कुछ अपने मन की बात या फिर कुछ और। बस मैं बच्चों से यही कहना चाहूंगा कि सिंसियरिटी रखिए पढ़ाई में, रिजल्ट की टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है। और अगर देखिए, अगर आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो आपको ओवर कॉन्फिडेंट होने की आवश्यकता नहीं है, और अगर आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो आपको डिमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है। बस लगे रहिए, करते रहिए, आगे कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, है ना। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिजल्ट आगे अच्छा ही होगा। और जरूरी नहीं कि जो आप चाह रहे हैं आप वही एग्जाम क्रैक करें, हो जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो फिर मे बी इट इज नॉट द कप ऑफ इट, कहते हैं ना, इट इज नॉट अ टी ऑफ अ कप, सब कुछ फ्यूचर में है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू वेरी मच। या